अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ज़माना पहले, और उसको अब कंप्लीट करना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रह गया था, उसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। सो सिम्पैथोमाइमेटिक्स से आज बात करेंगे। उसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, कंप्लीट नहीं करेंगे आज। सो सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली ड्रग्स जो मिमिक करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हमारे पास कोई सर्टन जगह पे हमें इसको मिमिक कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स आर ओनली दोज ड्रग्स दैट मिमिक द रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर रही होती है बॉडी के अंदर। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करना है, उसका रोल बढ़ाना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसका नॉर्मल रोल वो होता करता क्या है ना वो। तो उसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे कि वो किन किन रिसेप्टर्स पे नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और वो काम क्या करते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि अगर हम उन्हीं रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करें बाहर से कोई ड्रग दे के, तो हम उसको मिमिक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, उन्हें हम कहते हैं, एंड दे आर मोस्टली अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। इसके अलावा डोपामीन के रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक हो गया। तो अल्फा के अंदर फर्दर 2 आते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा के अंदर 3 आते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अल्फा 1 जो है ये मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स पे और जहाँ पे भी सिंपैथेटिक सप्लाई है अल्फ़ा 1 वो करते हैं। और अल्फ़ा 1 क्या करते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। ये जब भी एक्टिवेट होंगे ना अल्फ़ा 1, जब भी इन पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा, एपिनेफ्रीन या नोरेपिनेफ्रीन अल्फ़ा 1 पे लगेगा, तो ये वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 क्या कराते हैं, वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं दे आर मोस्टली नॉन कि वो वेज़ो डायलेशन कराएंगे। ठीक है, तो बीटा के आगे से 3 टाइप्स होती हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो इतना बस आपने याद रखना है। अल्फ़ा 1 ने स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, जिधर भी होंगे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, और बीटा हमेशा रिलैक्सेशन कराते हैं। अगर ब्लड वेसल्स में होंगे तो हमने कह दिया अल्फ़ा 1 वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे और बीटा क्या कराएंगे, वेज़ो डायलेशन। अब इनकी डिफरेंट लोकेशंस देख लेते हैं। जो अल्फ़ा 1 है मोस्ट ऑफ द साइट्स पे जहाँ पे भी सिंपैथेटिक सप्लाई है और अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं वो अल्फ़ा 1 है। अल्फ़ा 2 कहीं और प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो उसको अभी रहने दें। अभी अल्फ़ा 1 को ही हम देखते हैं। अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल्स में होंगे जहाँ पे हमें सिंपैथेटिक एक्टिवेट होना है और हमें ब्लड सप्लाई को डिक्रीज़ कराना है। फॉर एग्जांपल जो स्टमक के अंदर ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, मेसेंटेरिक आर्टरीज और वो सब, तो वहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बीटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बीटा 3 टाइप्स के ना, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। बीटा 3, तो बीटा 1 कहाँ होंगे, बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हार्ट की एक्टिविटी को इन्हांस कराते हैं, यानी ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वो कितनी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो सब। बीटा 2 ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और बीटा 3 एडिपोज में और फैट सेल्स इस तरह की जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। तो अभी के लिए जितना मैंने बताया उसमें से सिर्फ आपने चंद बातें याद रखनी हैं। क्या बातें? नंबर 1, अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, और भी स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे स्मूथ मसल की। और अल्फ़ा 2 प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, उसका एज सच अभी रोल नहीं है, तो अभी हम उसको रहने देते हैं। फिर बीटा रिसेप्टर्स की बात करें तो बीटा 1, 2, 3, बीटा 1 प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट की वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को एनहांस कराएंगे, हार्ट रेट बढ़ाएंगे जब भी वो एक्टिवेट होंगे। बीटा 2 प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, वहाँ वो उनकी रिलैक्सेशन कराएंगे, वेज़ो डायलेशन कराएंगे। और बीटा 3 फैट सेल्स में एडिपोसाइट्स और उस तरह की जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास ये रिसेप्टर्स आ गए, अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स। इसके अलावा डोपामीन भी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ डोपामीन लगती है। तो आपको ये तो पता चल गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी रिसेप्टर्स होंगे, अल्फ़ा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स एंड डोपामीन। अब ये एक्टिवेट कैसे होंगे? ऑब्वियसली जब इन पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा, तो ये वाले जो दोनों रिसेप्टर्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, दे आर ऑल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। क्यों एड्रीनर्जिक कहते हैं? क्योंकि इन पर जाके एड्रीनालिन यानी एपिनेफ्रीन ने लगना होता है। तो अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स, इनको कौन चीज़ एक्टिवेट करती है, एपिनेफ्रीन या नोरेपिनेफ्रीन। ठीक हो गया। और डोपामीन रिसेप्टर्स को ऑब्वियसली डोपामीन एक्टिवेट करेगा, और एपिनेफ्रीन भी डोपामीन को कर सकती है। तो बस इतनी सी बात है। अगर हम सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग देनी है तो क्या करेंगे, 2 तरह की ड्रग्स हैं। एक तो वो हैं जो डायरेक्टली एक्टिंग है, ठीक है, और दूसरी वो ड्रग्स हैं जो इनडायरेक्टली एक्टिंग है। डायरेक्टली एक्टिंग का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा हमने कोई भी सब्सटेंस दिया जो एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन के स्ट्रक्चर में सिमिलर था, तो जाके अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर पे खुद जाके बाइंड किया और रिसेप्टर को एक्टिवेट कराया। ठीक है, एक तो ये होगी डायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग कौन सी होंगी, जो सिनैप्टिक लेफ्ट है हमारे पास, ये प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है, दिस इज़ पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, और ये सिनैप्टिक लेफ्ट है। यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है, अल्फ़ा रिसेप्टर। ये क्या करता है, एपिनेफ्रीन को रिलीज़ करता है या नोर एपिनेफ्रीन रिलीज़ करता है। तो हमने
इनडायरेक्टली में क्या किया हमने, कोई ऐसा मैकेनिज़्म लगाया कि यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इस जगह पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए किसी वजह से, तो वो जो हमारा बॉडी का अपना न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड कर आगे काम करा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली के अंदर आप इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ये बस मैंने आपको अभी तक जो दिया वो जनरल ओवरव्यू था। अब हम ड्रग्स की बात करते हैं। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 डायरेक्टली एक्टिंग एंड नंबर 2 इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग कौन होंगे, जो खुद जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और इनडायरेक्टली एक्टिंग वो होंगे जो कोई और मैकेनिज़्म यूज़ करके हम रिसेप्टर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगी। ठीक है, अब डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर ऑब्वियसली फिर फर्दर दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो अल्फा एगोनिस्ट होंगे या बीटा एगोनिस्ट होंगे। अल्फा एगोनिस्ट के अंदर फिर फर्दर टाइप्स होती हैं, या तो अल्फा 1 एगोनिस्ट होंगे, या अल्फा 2 सिलेक्टिव होंगे, या अल्फा नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, और फिर आगे बीटा के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 3 एसज नहीं होती, फिर बीटा नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, बीटा 1 के वो हो सकते हैं, बीटा 2 के एगोनिस्ट हो सकते हैं, बीटा नॉन सिलेक्टिव। और इनडायरेक्टली एक्टिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रिलीजर्स एंड री अपटेक इनहिबिटर्स। इसका क्या मतलब है, ये देखिए, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे लगा हुआ है रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ हुई, ये नोरेपिनेफ्रिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, अपना जो भी उसका एक्शन है वो करेगी, और फिर उसके बाद ये नोरेपिनेफ्रिन दोबारा से री अपटेक हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है। अब लेट्स से हमने कोई एक ड्रग दी जिसने नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा हो जाएगी तो उसका एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये इसकी सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो वो वाली ड्रग्स जो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ बढ़ा दें या एपिनेफ्रिन का, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिलीजर्स। और ये सबसे कॉमन है एम्फेटामीन्स में। ठीक है, एम्फेटामीन्स जो लोग मतलब लेते भी हैं, अब्यूज़ के लिए बहुत यूज़ होती है एम्फेटामीन्स। सो एम्फेटामीन्स क्या करती हैं, वो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ बढ़ा देती हैं। जब वो रिलीज़ बढ़ाते हैं तो उसका एक्शन भी एनहांस हो जाता है। री अपटेक इनहिबिटर्स क्या करती हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मली क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन ने अपना काम किया, वापस वो दोबारा ऊपर चलेगी। री अपटेक इनहिबिटर्स क्या करेंगी, इसको वापस नहीं जाने देंगी। जब वो ज़्यादा देर तक इधर ही रहेगी तो ऑब्वियसली उसका एक्शन भी एनहांस हो जाएगा और ज़्यादा देर तक रहेगा। तो ये होते हैं री अपटेक इनहिबिटर्स। कौन सी ड्रग हैं जो री अपटेक इनहिबिटर्स होती हैं, लाइक कोकेन। वो क्या करती हैं, वो नोरेपिनेफ्रिन को वापस नहीं जाने देती है अपने सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो उसका रास्ता बंद कर देती हैं जिसके थ्रू उसने वापस जाना होता है, तो वो री अपटेक इनहिबिट हो जाती है, तो नोरेपिनेफ्रिन वहीं रहती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और ज़्यादा उसका एक्शन होता है। तो अभी हमने सिर्फ इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ही करनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। सो सिम्पैथोमिमेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, नंबर 1 डायरेक्टली एक्टिंग एंड नंबर 2 इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग हमने कर लिए, दे कैन बी रिलीजर्स एंड री अपटेक इनहिबिटर्स। रिलीजर्स कौन से हैं, एम्फेटामीन्स। ठीक है, वो रिलीज़ को बढ़ा देंगे। और री अपटेक इनहिबिटर्स कौन से हैं, लाइक कोकेन, वापस नहीं जाने देंगे, नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा देर तक सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहेगी। डायरेक्टली एक्टिंग को अब हम देखते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग मैंने आपको कहा अल्फा एगोनिस्ट हो सकते हैं या बीटा एगोनिस्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फा बीटा दोनों पे काम करते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन, ये हम देते हैं, क्लिनिकली बहुत यूज़ होती है एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन, उसका दोनों पे ही रोल हो रहा होता है। अगर हम स्पेसिफिक अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा के अंदर कौन कौन से आते हैं, अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 2 या अल्फ़ा नॉन सिलेक्टिव। अब इनके नाम आपने याद रखने। अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव जो एगोनिस्ट हैं दे आर लाइक फिनाइलेफ्रीन। ठीक है, उसकी एग्जांपल आप देख लें। अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव एगोनिस्ट कौन से होंगे, फिनाइलेफ्रीन। अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव कौन से होंगे, लाइक क्लोनिडीन। ठीक है, अब इसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आप अभी नाम याद रख लें, ये इसकी डिटेल्स में बाद में बताएंगे। सो अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव फिनाइलेफ्रीन, अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव क्लोनिडीन, और अल्फ़ा नॉन सिलेक्टिव के अंदर नोरेपिनेफ्रीन है। ठीक है, नोरेपिनेफ्रीन अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट करेगी, 2 पे भी, बीटा पे भी उसका रोल होता है लेकिन कम होता है। तो ये आपने नाम याद कर लिए। अल्फ़ा 1 के अंदर क्या किया, फिनाइलेफ्रीन, अल्फ़ा 2 के अंदर क्लोनिडीन, और अल्फ़ा नॉन सिलेक्टिव के अंदर नोरेपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन दोनों आ जाएंगे। बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा 1 सिलेक्टिव डोब्यूटामीन। ठीक है, डोब्यूटामीन बीटा 1 सिलेक्टिव है, और मैंने आपको कहा बीटा 1 का रोल कहाँ है, हार्ट के अंदर, तो इसका मेन एक्शन सिर्फ हार्ट पे होगा। डोब्यूटामीन क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा, तो इस तरह की चीज़ होंगी। और बीटा 2 सिलेक्टिव क्या है, एल्ब्यूटेरोल। ठीक है,
एल्ब्यूटारोल क्या है? बीटा मैंने आपको कहा नहीं, ये स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा रहा होता है। अगर हम उसकी बात करें लंग्स के अंदर भी, तो ये ब्रोंकोडायलेशन करा रहा होता है। तो एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर बीटा 2 सेलेक्टिव एल्ब्यूटारोल देते हैं। तो एस्थमा के पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस एल्ब्यूटारोल होती है, क्योंकि इसने क्या कराना होता है? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करानी होती है। और बीटा नॉन सेलेक्टिव के अंदर आइसोप्रोटेरेनॉल भी होती है, ठीक है। आइसोप्रोटेरेनॉल 1 पे भी एक्ट करेगी, 2 पे भी, यानी इसका एक्शन हार्ट पे भी होगा और बाकी जितने भी स्मूथ मसल्स हैं बॉडी के जहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उस पर भी होगा। तो अब बस समराइज़ करते हैं और बाकी जो डिटेल्स हैं वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन किया हमने, डिटेल्स कुछ भी नहीं मैंने आपको बताया। सो सिम्पैथोमाइमेटिक्स से क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, नंबर 1 डायरेक्टली एक्टिंग एंड नंबर 2 इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग को हमने आगे डिवाइड किया अल्फ़ा और बीटा अगेनिस्ट के अंदर। अल्फ़ा के अंदर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 के अंदर जो एक नाम आपने याद किया वो था फिनाइलेफ्रीन। अल्फ़ा 2 क्लोनिडीन। नॉन सेलेक्टिव में नोरेपिनेफ्रीन आ गया। फिर बीटा एगनिस्ट की बात करें तो बीटा 1 सेलेक्टिव था डोब्यूटामीन, ठीक है। बीटा 2 सेलेक्टिव एल्ब्यूटारोल। एल्ब्यूटारोल मैंने आपको कहा कि एस्थमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और नॉन सेलेक्टिव के अंदर आइसोप्रोटेरेनॉल हो गया। फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग की जब बात करेंगे तो उसके अंदर रिलीजर्स होते हैं या रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। रिलीजर्स आर एम्फेटामीन्स और रीअपटेक इनहिबिटर्स कोकेन होते हैं। ये मुझसे पूछा भी गया था, वाइवा में पूछा था कि वो कौन सा ड्रग है जो रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है नोरेपिनेफ्रिन की। सो उसका आंसर कोकीन है। तो अभी के लिए बस इतना है।